आज हम बीए पार्ट थर्ड प्रश्न समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषताएं देखेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा, इसे कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र या प्रशासन तंत्र भी कह देते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर दफ्तर के कार्यों को संचालित करने के लिए जो समन्वित असमान होते हैं, उनके कार्यों में एक विशेष संगठन लाया जाता है ताकि बड़े पैमाने पर दफ्तर के कार्य संपन्न किए जा सकें। इसकी कुछ विशेषताएं बताई है मैक्स वेबर ने, जिसमें पहला ये बताया कि प्रशासकीय नियम। नौकरशाही में जो भी सरकारी अधिकारी कार्य करते हैं वो विशेष नियमों के अनुसार काम करते हैं। ये नियम स्थायी होते हैं और हमेशा इनका पालन करना होता है, और ये नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, बल्कि ये तो पद से जुड़े हुए होते हैं। और जो भी व्यक्ति पद धारण करता है वो उसके काम एक तरीके से नियमों के अनुसार सुपरिभाषित और स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इसकी तीन विशेषताएं होती है। कुछ नियमों के अनुसार काम करने का अधिकारी का दायित्व होता है, और जो एक तरीके से उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पद महत्वपूर्ण होता है, अवैयक्तिक होते हैं। ये नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। दूसरा, इन पद के कार्यों को करने के लिए अधिकारी को सत्ता भी दी जाती है। जैसे न्यायाधीश कानून के अनुसार दंड दे सकता है, पुलिस का सिपाही उसको कर्तव्य पालन के लिए कुछ सत्ता या उसको अधिकार दिए जाते हैं। तीसरा है कि अधिकारी द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोर पूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं। ये पहले से ही परिभाषित कर दिया जाता है कि कोई अधिकारी किन परिस्थितियों में किन साधनों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा है कि कर्मचारी को अपने पद के दायित्व निभाने के लिए कुछ साधन दिए जाते हैं जिनका वो व्यक्तिगत मालिक नहीं होता। व्यापारिक और सरकारी दोनों, गैर सरकारी दोनों संगठन में ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिसका प्रयोग वो नियमानुसार करते हैं। तो इसमें सरकारी काम काज में उसके व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व और व्यक्तिगत आय, इनको अलग अलग रखा जाता है। तो जैसे सरकारी नियम है कि एक व्यक्ति जैसे अपनी जेब में 200 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि कल को जैसे एक यातायात पुलिस का सिपाही है या एक ट्रांसपोर्ट का इंस्पेक्टर है जो वाहनों की तलाशी लेते हैं, अगर उसके जेब में बहुत ज्यादा मुद्रा मिलती है या पैसे मिलते हैं और उसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे, या वो ये कहे कि मैं तो घर से लेके आया था, तो वहां पे उसको कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सरकारी आमदनी है, उसकी व्यक्तिगत आमदनी नहीं है, और ये अनुचित तरीके से वो पैसा नहीं रख सकता, कमा नहीं सकता। तो व्यक्तिगत और सरकारी राजस्व अलग अलग होता है। जैसे चाणक्य का था कि एक व्यक्ति मुलाकात के लिए उनसे समय लिया, और जैसे ही वो ठीक समय पहुंच गया तो चाणक्य ने यह किया कि जो दीपक जल रहा था उसको बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाया। तो बाद में आगंतुक ने जिज्ञासा से पूछा कि गुरुदेव, आपने पहले वाले दीपक को क्यों बंद कर दिया, नया दूसरा क्यों जलाया? तो उसने कहा कि पहले मैं राजकीय काम कर रहा था तो उसमें जो तेल डाला गया था वो सरकारी था, अब मैं चूंकि आपसे निजी मुलाकात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत काम कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे पैसे का तेल इस दीपक में डाला गया है। तो ये दोनों चीजें एक तरीके से अलग अलग कर दी जाती है। अगला इसमें यह कहा गया कि अधिकारियों की सीमाएं है व सुविधाएं। तो जो भी व्यक्ति पद पर आसीन होता है वो जो भी साधन दिए जाते हैं उनको निजी संपत्ति के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, उनको बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, हस्तांतरित नहीं कर सकता न। और इसी तरह कुछ अधिकारियों को सुविधाएं दी जाती है ताकि वो अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सके, और ये उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। जैसे अगर उसको जीप दी जाती है, कार दी जाती है, तो उसको वो बेच नहीं सकता, दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, और घरेलू कार्यों में उसका उपयोग नहीं कर सकता।
नौकरशाही में जो काम होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं। जैसे कर्मचारी की मृत्यु भी हो जाती है, सेवानिवृत्ति भी हो जाता है, तो उसको उनका तबादला भी हो जाता है, पर पद हमेशा भरा रहता है और ये काम निरंतर चलते रहते हैं। एक माना गया निश्चित और स्पष्ट कार्य क्षेत्र। तो जो भी पदाधिकारी कार्य करते हैं उनके अधिकार सत्ता स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इनमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य पहले से ही निर्धारित होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं। उनमें कार्यों का बंटवारा या श्रम विभाजन पाया जाता है और उन कार्यों को वो कुशलता और दक्षता के साथ संपन्न करते हैं। जैसे जिले में जो थाना होते हैं कानून व्यवस्था के लिए, उनकी भी सीमाएं निश्चित होती है कि उन सीमा तक ही एक तरीके से उनकी सत्ता चलती है। उनकी सीमा के बाहर किसी दूसरे थाने का वो अधिकार क्षेत्र होता है। तो प्रत्येक पद के साथ एक तरीके से क्या है कि जो कर्तव्य उत्तरदायित्व है ये एक तरीके से सीमित होते हैं। भर्ती की पद्धति, जैसे राजतंत्र में राजा के बाद में उसका सबसे बड़ा लड़का राजा बन जाता था, उसको कोई योग्यता या परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। पर नौकरशाही में जो भी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं तो उनका भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है। ये किसी की व्यक्ति विशेष की इच्छा या मनमानी से नियुक्त नहीं होते और कई पद ऐसे होते हैं जो स्थायी नहीं होते, वहां कर्मचारियों को संविदा के आधार पर लगाया जाता है। तो ये कोई न कोई ऐसी चीज होती है जिसके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है।